गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। ठीक है, हमने जाना था कि इक्विवेलेंट कांसेप्ट क्या होता है। हमने उसको मोल कांसेप्ट से भी कंपेयर किया था। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर दूं 5 मिनट में कि मोल कांसेप्ट केवल आप तभी लगा सकते हो जब आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन हो। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप मोल कांसेप्ट नहीं लगा सकते। जबकि अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट कांसेप्ट की, किसकी? इक्विवेलेंट कांसेप्ट की, तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन पर लगा सकते हो, चाहे वो बैलेंस्ड हो चाहे वो बैलेंस नहीं हो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था किसका? इक्विवेलेंट कांसेप्ट का। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, इसके अलावा जो इक्विवेलेंट कांसेप्ट है ये आपका आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ोगे रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, चैप्टर नंबर 8 है आपकी केमिस्ट्री का, तो वहां ये इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट कांसेप्ट काम में आएगा। इवन डायरेक्ट भी कई कंपटीशन के एग्जाम में, जेईई में, नीट में डायरेक्ट भी इक्विवेलेंट कांसेप्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आ भी जाते हैं। अच्छा सुनो, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं एक बार 5 मिनट के अंदर कि इक्विवेलेंट कांसेप्ट क्या था। ध्यान से सुनेंगे। देखो, मैंने कहा कोई केमिकल रिएक्शन है, जस्ट इमेजिन कि जिसमें ए के ए मोल, क्या कहा मैंने? ए के ए मोल, बी के बी मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, सी के स्मॉल सी मोल बनाते हैं और डी के स्मॉल डी मोल बनाते हैं। मैंने कहा कि भैया इक्वेशन बैलेंस्ड है, इक्वेशन बैलेंस्ड है, आप इस पर मोल कांसेप्ट को लगाइए, आप इस पर मोल कांसेप्ट को। तो आपने कहा सर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि ए मोल्स ऑफ ए, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए। ऐसे लगता था ना भाई, ए के मोल और उसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट बराबर होगा बी के मोल अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, और ये बराबर होगा सी के मोल अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। साथ में लास्ट में लिख सकते हैं हम डी के मोल अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्लियर होती है बात मेरी? ये मोल कांसेप्ट था। क्या था ये? सर मोल कांसेप्ट था। बट इसकी एक लिमिटेशन है, आप लोग सब जानते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है कि भैया ये कांसेप्ट केवल तभी लग सकता है जब आपको स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट पता हो, मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड हो। क्लियर हो रही है बात मेरी? लेकिन अगर मुझे इस रिएक्शन पर इक्विवेलेंट कांसेप्ट लगाना है, आई रिपीट, मुझे इस रिएक्शन पर इक्विवेलेंट कांसेप्ट लगाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं सीधा बोल दूंगा बिना देखे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, है ना, रिएक्ट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके साथ, रिएक्ट करेगा और बनाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट सी का और 1 ग्राम इक्विवेलेंट डी का। यानी कि इसका मीनिंग ये निकला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, आई रिपीट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट और प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। कुछ बात समझ में आई? रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट और प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। फिर मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भी सिखाया था। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसको भी मोल से आप कंपेयर करो, जल्दी याद हो जाएगा। मोल क्या होता था सर? मास इन ग्राम, और यू कैन से गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर मोलर मास। बोलो हाँ या ना? सही है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता था सर? ग्राम इक्विवेलेंट होता था मास इन ग्राम और यू कैन से गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इसको किससे डिवाइड कर देते थे? इक्विवेलेंट मास से। तो क्या निकल जाता था? ग्राम इक्विवेलेंट। सही बात है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ग्राम इक्विवेलेंट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। क्या फॉर्मूला था इक्विवेलेंट मास का? n फैक्टर की जरूरत होती थी सर, याद है आपको? n फैक्टर की। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला था मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। क्या होता था? मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। n फैक्टर चला जाएगा ऊपर, सही है, n फैक्टर चला जाएगा ऊपर। ये वाला टर्म क्या होता है सर? मोल, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मोल के बराबर होता है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू मोल्स, है ना, इनटू n फैक्टर। ये बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अब मैंने एक बात कही अभी कि ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के सेम होते हैं, प्रोडक्ट के भी सेम बनते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन देखो, H2SO4 प्लस NaOH, है ना, गिव्स
ये बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने इसको। Na2SO4 प्लस H2O है ना। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहां तो लगेगा और यहां तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट बता सकते हो? बता सकते हैं सर। ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के होंगे, इसके मोल कितने हैं? एक डिवाइडेड बाय इसका n फैक्टर। H2SO4 का जनरली n फैक्टर कितना होता है? जनरली, अल्दो रिएक्शन के साथ चेंज होता है ना, रिएक्शन पर मामला डिपेंड करता है। एक बढ़िया एग्जांपल करेंगे, समझ में आएगा। अभी तो मुझे बताओ इसका n फैक्टर कितना होता है? सर ये टूटता है 2H प्लस SO4 2 माइनस में, तो जितने इसने H प्लस दिए उसका n फैक्टर। क्लियर? दो होगा ना, 2H प्लस दिए तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, NaOH देख लो, कितने मोल है इसके? 2। n फैक्टर कितना होगा भाई? Na प्लस OH माइनस, बेस है एक OH माइनस देगा। क्लियर हो गई बात? नहीं, बेस है एक OH माइनस देगा, तो 2 into 1 n फैक्टर 1 कितने ग्राम इक्विवेलेंट? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो मैं सही था कि नहीं? इसके जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन में होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसके भी इतने ही करेंगे। तो मैं कह सकता हूं ना कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात मेरी? सिंपल रेशियो में चेंज करोगे तो इसको। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट n फैक्टर। मैंने आपको थोड़ी बहुत बात n फैक्टर के बारे में वहां भी बताई थी, जितनी जरूरत थी हमें। ठीक है, आज हम बहुत डेप्थ में जाके बात करेंगे n फैक्टर क्या होता है ना। कुछ बढ़िया सवाल भी लेंगे, उनमें से कुछ मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे अबाउट n फैक्टर कि क्या होता है n फैक्टर, कैसे कैलकुलेट करते हो। अच्छा, फर्स्ट बताया था मैंने आपको फॉर एसिड्स कैसे कैलकुलेट करते हो। भाई एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी n फैक्टर होती है, यही पढ़ा था हमने। अरे n फैक्टर क्या होता है? एसिड के लिए हमने पढ़ा था n फैक्टर क्या होता है सर, वो जितने H प्लस आयन देता है और जितने H प्लस आयन देता है उसको हम उसकी बेसिसिटी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? सुनो, जैसे HCl है मेरे पास, ध्यान से सुनना। HCl, तो इसको मैंने आयोनाइज किया वाटर के अंदर, किसमें टूटेगा? वाटर के अंदर करते हैं आयोनाइज, H प्लस और Cl माइनस में। बोलो हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ, HCl ने H प्लस निकाला इसलिए वो ऐसे है, H प्लस निकाल के बनाया क्या? Cl माइनस। हाँ या ना? H प्लस निकाल के बनाया क्या इसने? Cl माइनस। अब Cl माइनस की टेंडेंसी किसकी तरह होगी, या Cl माइनस किसकी तरह होगा? एक बेस की तरह होगा ना। क्या Cl माइनस और H प्लस निकाल सकता है? ही नहीं, कहां से निकालेगा, पर ले तो सकता है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, और कितने H प्लस दे सकता है अब Cl माइनस? 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 1। अब तो छोड़ो, हम बाद में जब एसिड बेस कांसेप्ट पढ़ेंगे तो इस चीज को देख लेंगे। अभी इतना समझो कि बेसिसिटी क्या होती है, वो जितने H प्लस आयन देता है इतना सफिशिएंट है। जितना H प्लस आयन वो देगा वो क्या कहलाएगी? उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। तो HCl ने कितने H प्लस दिए? 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं 1। क्लियर? जैसे मैंने बात की थी उस दिन HNO3 की, तो ये टूटेगा किसमें? H प्लस प्लस NO3 माइनस में, पानी के अंदर टूटेगा सिमिलर मैनर में, लिख देते हैं है ना, लिख देते हैं फिर भी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 1, तो इसका n फैक्टर भी कितना हो गया? 1। आसान है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे मैं बात करूं H2SO4 की, अब ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है H2SO4 की। तो अभी हमने देखा कि ये किसमें टूटता है? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। किसमें टूटा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। तो इसका n फैक्टर कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपने पहले बता दिया था। सुनो, एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। केमिकल रिएक्शन है कि H2SO4, ध्यान से देखना, रिएक्ट विद NaOH है ना, और हमें यहां बाउंड कर दिया कि आप NaOH का बस 1 मोल लोगे। आई रिपीट, आप NaOH का बस 1 मोल लोगे, 2 मोल नहीं लोगे। अभी रिएक्शन लिखा था हमने, कितने मोल्स लिए थे? 2 मोल्स लिए थे। अब हम केवल 1 ही मोल ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा बाउंड कर दिया, जस्ट इमेजिन है ना। तो सुनो, अब इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है। भाई ये एसिड है, इसका काम क्या होगा? H प्लस देना। ठीक है, ये बेस है, इसका काम क्या होगा? OH माइनस देना।
पहले 2 मोल्स थे तो कितने OH माइनस मिल रहे थे? 2। अब इसका 1 मोल है तो कितने OH माइनस मिलेंगे? 1। इसका एक H प्लस एक OH माइनस के साथ मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। एक ही निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। बनेगा क्या? देखो एक्चुअली में ये ब्रेक हुआ H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, हाँ या ना? एक्चुअली में H2SO4 दो तरह से आयोनाइज हो सकता है, इसलिए मैंने कहा ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सुनना ध्यान से, कैसे कैसे H2SO4 पहले आयोनाइज होता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, फिर ये जल्दी से आयोनाइज हो जाता है किसमें? H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। ओवरऑल ये 2 H प्लस देता है, पर यहां तो एनओएच ने लेने से ही मना कर दिया। उसने कहा मैं 1 मोल लूं, मैं दूसरा H प्लस ले ही नहीं सकता, ठीक है? तो इसने एक ही H प्लस निकाला और रिएक्शन कहां रुक गया? यहाँ पे। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, तो इस केस में क्या आप मुझे H2SO4 का एन फैक्टर बता सकते हो? भाई एन फैक्टर कोई कितने H प्लस आयन देगा? कितने दिए इसने? देना चाहता था ये 2, पर दे पाया केवल 1, ठीक है? तो इस केस में इसका एन फैक्टर कितना आया? सर 1। कितना आया? 1। यानी कि यहां से एक बात और निकल गई, क्या कि एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। क्लियर हो रही है बात? नहीं, एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। यहां प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, ये H प्लस प्लस HSO4 माइनस में टूटा, वो Na के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा? NaHSO4 और साथ में बनेगा H2। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ H2SO4 का एन फैक्टर कितना? 1, यानी कि एन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन दी रिएक्शन। अल्दो अगर आपसे पूछा जाए जनरली कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, तो आप कितना लिखेंगे? हमेशा 2। क्लियर है बात मेरी? लेकिन रिएक्शन देके पूछा जाए तो चेक करना, रिएक्शन देके पूछा जाए तो चेक करना, अगर यही ये बना रहा होता Na2SO4 प्लस H2O 2H2O, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों H प्लस काम आ गए। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो एन फैक्टर कितना होता है H2SO4 का? 2। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्लियर हो रही है बात मेरी? ये सवाल जेईई में आ चुका है एक बार, है ना? उन्होंने पूछा था कि H2SO4 का इस रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन दी थी, H2SO4 का इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कितना है? बच्चे 2 करके आए थे, जबकि कितना है? 1। क्लियर हो गई बात मेरी? उस रिएक्शन में कितना था? 1 था। क्लियर है बात मेरी? कुछ ही एसिड्स के साथ ऐसा होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब HCl HNO3 के साथ तो नहीं होगा ना ऐसा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास एक ही H प्लस है और ये दे देंगे, तभी तो रिएक्शन करेंगे। एक ही H प्लस है, दे देंगे। इसके पास 2 ऑप्शन है कि एक H प्लस दे या 2 H प्लस दे। 99% केसेस में ये 2 H प्लस देता है। क्लियर हो गई बात मेरी? कभी कभी कितने H प्लस देगा? 1, तब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1। तो ध्यान रखनी है बात आपको, है ना? चलिए, तो हमने बात की किसकी? H2SO4 की। अच्छा, अब एक दो बढ़िया से एग्जांपल और थे, उससे पहले मैं एक और चीज डिस्कस कर लूं, एन फैक्टर देख लूं। मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, CH3COOH पढ़ा है ना, विनेगर में होता है, इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसको जब पानी में डालूंगा तो ये आयोनाइज होगा CH3COO माइनस, साथ में क्या निकाल के देगा? H प्लस। कितने H प्लस दिए इन्होंने? 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 1। तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 1। ठीक है। जैसे मैं बात करूं COOH, या किताबें लिख देती हैं COOH का होल ट्वाइस, दोनों एक ही बात है ना? ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, यहां लिख देता हूं नीचे COOH का होल ट्वाइस। ठीक है। नाम क्या है इसका? सुने हो? ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलिक एसिड। छाप लेना इसके नाम को कॉपी में, है ना? इसको जब पानी में डालोगे तो ये कितने H प्लस आयन दे सकता है? एक यहां से और एक यहां से। फिर से एक यहां से और एक यहां से। कितने H प्लस आयन देगा? 2। क्लियर हो गई बात मेरी? क्या बनाएगा देखो, COO यहां से H प्लस निकला तो माइनस, यहां से H प्लस निकला तो माइनस। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं C2O4 2 माइनस? लिख सकता हूं ना? अरे 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन और टोटल कितना चार्ज हो गया इस पर? 2 माइनस। क्लियर हो गई बात मेरी? ये एक बहुत ही फेमस आयन है which is ऑक्सिलेट आयन, क्लियर हो गई बात मेरी? तो ये 2 H प्लस देगा, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हो गई बात मेरी? कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, है ना? आपको ध्यान रखनी है बातें। क्लियर होता है इतना? ठीक है। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड से क्या बना? ऑक्जेलेट आयन।
क्लियर है इतना? अच्छा सुनो सुनो, एक चीज और कि बेटा यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ना, ये नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से। एक्चुअली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाता है, पर कार्बन से, फास्फोरस से, इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं होता। उसका रीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या रीजन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझेंगे आगे, टेंशन नहीं है कोई, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ ध्यान रखना कि कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को मत निकाल देना। चलो आगे एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट H3PO3 PO4 एक्चुअली, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। सेकंड हम बात करेंगे H3PO3, ठीक है, अच्छे एग्जांपल्स हैं ये। H3PO2, ये तीन एसिड्स के बारे में बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, तीनों के बारे में। H3PO4 का n फैक्टर पूछ लिया जाता है, इक्विवेलेंट मास। अब n फैक्टर निकाल लोगे तो इक्विवेलेंट मास भी निकल जाएगा। H3PO3 का पूछ लिया जाता है, H3PO2 का पूछ लिया जाता है। कैसे कैलकुलेट करोगे? सुनो, आपको देखना पड़ेगा इनके स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले तो अब देखो, ये तीनों ऑक्सो एसिड्स हैं। क्या कहलाते हैं ये? ऑक्सो एसिड्स। थोड़ा सा शायद लेवल हाई हो रहा है, आगे ये चीजें आएंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी मैं ये आया है तो थोड़ा सा बता दे। क्या? सुनो, ये ऑक्सो एसिड्स हैं। कौन से एसिड्स? ऑक्सो एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें एक नॉन मेटल के साथ, कौन सी नॉन मेटल है? फास्फोरस, सेंट्रल एटम है, और एक नॉन मेटल है। एक नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से, ठीक है, साथ में OH ग्रुप लगे हुए हैं, उनको हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। या ऐसा कहना चाहिए मुझे कि फास्फोरस के साथ यहाँ पर, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है तो फास्फोरस के साथ यहाँ पर एक ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा होगा, ठीक है, और इन दोनों के अलावा एक तीसरा एलिमेंट और होगा, कौन सा? हाइड्रोजन या कुछ होगा। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, ऐसे एसिड्स क्या कहलाएंगे? ऑक्सो एसिड। H2SO4 की मैं बात करूं तो ये भी एक ऑक्सो एसिड कहलाता है। ये सल्फर का ऑक्सो एसिड है। किसका? सल्फर का। ये फास्फोरस का था, ये सल्फर का है। देखो जरा, सल्फर के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा आता है, H डबल बॉन्ड O OH और OH। अब सुनो ध्यान से, सल्फर से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक नहीं दो जुड़ रहे हैं सर, हाँ बढ़िया है, एक जुड़ा होना चाहिए कम से कम, और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट होना चाहिए, है क्या? हाइड्रोजन, ठीक है। क्या है ये? ऑक्सो एसिड। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात ये सुनो कि मैंने आपसे कहा था कि H2SO4 2H+ दे सकते हैं। उसका रीजन क्या है? सुनो कि यहां जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। पढ़ा था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, क्या कहा मैंने? किसी एलिमेंट की, एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि वो इलेक्ट्रॉन कितने अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये किसकी तरफ खींचेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। सही बात है, यानी कि ये हाइड्रोजन यहां से H+ की फॉर्म में आसानी से निकल सकता है। कुछ बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? फिर से समझो मैंने क्या कहा। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा बहुत कांसेप्ट पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि भैया ये दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, मान लो एक दो एटम है और इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो कौन इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है? उसकी टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आती है? ठीक है। अब यहां समझो कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इसको ज्यादा अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसकी होगी? ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होता क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा। अब हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा? H+ की फॉर्म में। इसीलिए तो एसिड है ये। क्यों जाएगा H+ की फॉर्म में? भैया ये किसका इलेक्ट्रॉन था? हाइड्रोजन का। किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने कब्जा कर लिया तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो ये किस फॉर्म में बाहर निकला? H+ की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। बट एक बात सुनना, अगर ये एटम हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा होता है इससे, सल्फर से, ऑक्सीजन के
साथ नहीं जुड़ा होता, सल्फर से जुड़ा होता, जस्ट इमेजिन। तो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना नहीं है कि ये इतनी आसानी से निकल जाए जितना आसानी से कहां से निकल रहा था, ऑक्सीजन की तरफ से। कुछ बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कि यहां पर ये बॉन्ड इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव या सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि जितना ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लेके इसे H+ की फॉर्म में धक्का दे रहा था, सल्फर भी ऐसा कर दे। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, अब यही चीज हम इन तीनों एसिड्स पर लगाएंगे। सुनो ध्यान से, H3PO4 का स्ट्रक्चर देखो। देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है इनके, आप स्ट्रक्चर बनाना भी सीख जाओगे, है ना। फास्फोरस, तीनों में क्या है, सेंट्रल नॉन मेटल फास्फोरस, सही बात है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि इनमें एक ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ी होगी नॉन मेटल के साथ, तो जोड़ दो डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O लगा देते हैं और डबल बॉन्ड O। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब जितने OH बना सकते हो उतने OH बना दो भाई। एक ऑक्सीजन निकल गया, निकलने के बाद कितने बचे? 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो कितने OH बना सकते हो सर? 3। 1 2 3। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, यहाँ कितने OH बना सकते हो सर? ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ काम आ गया ना, ठीक है। तो सर कितने OH बन सकते हैं यहाँ? 2। अरे बात समझ में आ रही होगी ये तो, कितने OH बन सकते हैं यहाँ पे? 2। सर अभी भी क्या बचा? एक हाइड्रोजन, तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा? डायरेक्टली फास्फोरस के साथ। बोलो हाँ कि ना? सही है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने कहा कि 3 जुड़ रहे, 2 जुड़ रहे ऑक्सीजन, 3 जुड़ रहे हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा। अब कितने OH बना सकते हो सर? कितने बना सकते हो? 1, यहाँ H और यहाँ H। बोलो क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने H+ निकाल सकता है? अभी मैंने कहा था कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आसानी से H+ की फॉर्म में निकल जाता है। तो कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए? 1 2 3। तो ये कितने H+ दे सकता है? 3। तो इसका n फैक्टर कितना हुआ सर? समझ गए? 3। क्लियर है बात मेरी? इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आसानी से चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? ये नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं है, अभी समझाया था मैंने। तो इसका n फैक्टर कितना हुआ? इसका n फैक्टर कितना हुआ सर? 2। अब इसका आप शायद बता देंगे, इसका n फैक्टर होगा सर 1। उसका रीजन कि यहाँ OH कितने हैं? 1। और कौन सा हाइड्रोजन जा सकता है? केवल ऑक्सीजन वाला। क्लियर? इतना बहुत बढ़िया। आगे सुनो, ये बात थी एसिड्स की। H3PO3 की याद रखना, H3PO4 की मैं यहाँ पर वापस से लिख दे रहा हूँ एक बार। अगर आपसे पूछा जाए H3PO4 तो n फैक्टर कितना? n फैक्टर कितना होगा इसका? 3। अगर आपसे बात की जाए H3PO3 तो n फैक्टर कितना होगा इसका सर? 2। ठीक है। अगर आपसे बात की जाए H3PO2 तो n फैक्टर कितना होगा इसका सर? 1। क्लियर हो रही है बात मेरी? कर लेंगे आप सवाल? चलिए, तो ये बात थी एसिड्स की। बेसिस के बारे में हमने जितनी बात करनी थी हम कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि बेसिस के लिए n फैक्टर क्या होता है सर? उसके लिए n फैक्टर होता है एसिडिटी, है ना। एसिडिटी मतलब वो कितने OH- आयन दे रहा है ना। जैसे NaOH का n फैक्टर कितना होगा? 1। NaOH का n फैक्टर कितना होगा? 1 होगा ना, है ना। अगर मैं बात करूं जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसका n फैक्टर कितना होगा? 2। जैसे मैं बात करूं MgOH का होल ट्वाइस, इसका n फैक्टर कितना होगा? 2। क्लियर है बात मेरी? तो बेसिस के लिए कोई ज्यादा खास बात नहीं है ना। इसमें एक बेस का आप याद रखना, एक बेस का किसका? NH3 का, अमोनिया। एक बहुत ही वीक बेस होता है ना। अल्दो में वो पता, आप कंफ्यूज हो गए कि सर इसमें OH- तो है ही नहीं, आप इसको बेस कह रहे हो, ये डोनेट कहां से करेगा OH-? टेंशन मतलब एक बेस है, माइल्ड बेस है। अब धीरे धीरे सीखेंगे ना, सारी चीजें एक लेक्चर में नहीं सीख सकते, है ना। तो समझो कि एक माइल्ड बेस है, ठीक है, बहुत ही हल्का बेस है। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? आई एम सॉरी, इसकी एसिडिटी कितनी होती है? 1। क्लियर होती है बात मेरी? NH3 की एसिडिटी कितनी होती है? 1। इसका n फैक्टर कितना होता है? 1। याद रखना इसको, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना कि n फैक्टर ऑफ NH3 विल बी इक्वल्स टू 1। और ये एक बेस है। क्या है? बेस। चलिए अब हम बात करते हैं, जो मेरे से पूछा भी था कई बच्चों ने कि सर एटम्स का कैसे निकालेंगे, एटम्स का कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपीज में
कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर ऑफ एटम्स, कि सर एटम्स का n फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो बहुत आसान है। उस एटम की वैलेंसी ही, क्या कहा मैंने, उस एटम की वैलेंसी ही उसका n फैक्टर होगा। n फैक्टर वैलेंसी फैक्टर हुई तो कह रहे थे, समझो कि अगर मान लो आपको सोडियम गिवन है, कुछ भी नहीं बताया इस पर चार्ज कितना है कितना नहीं है, बट आपको शायद पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, सही है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका n फैक्टर कितना होगा 1। क्लियर हो रही है बात मेरी। जैसे मुझसे कहा एल्यूमिनियम, तो भैया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 यही होता है, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रखेगा, है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, और यही होगा इसका n फैक्टर। कुछ बात समझ आ रही है। ऑक्सीजन 2,6 वैलेंसी कितनी होगी 2, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2, तो वैलेंसी कितनी होगी 2, इसका n फैक्टर भी कितना होगा 2। आसान है, ठीक है। जैसे मुझसे बात की सल्फर की, तो भैया सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 यही तो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर रखेगा। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल रखेगा सर। वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो n फैक्टर कितना हुआ 2। क्लियर होती है बात मेरी। यानी कि एटम के केस में उनकी जो वैलेंसी होगी, क्या कहा मैंने, उनकी जो वैलेंसी होगी वही क्या होगा उनका n फैक्टर। बोलो क्लियर है बात मेरी, ठीक है। अब मैं मोटे तौर पर बात करूं तो सुनो ध्यान से, मैं बात करूं ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना, उसमें ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन आता है सर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आते हैं, सही है। इन सबकी वैलेंसी बता सकते हो आप 1 होती है, जानते हो ना। अरे इन सबकी वैलेंसी 1 होती है कि नहीं, बिल्कुल। एक ग्रुप के सभी मेंबर्स की वैलेंसी हमेशा सेम होती है। तो ग्रुप 1 के मेंबर्स ये हैं, इनका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बता सकते हो, सबका 1 होगा। क्लियर हो रही है बात मेरी। चाहे आप निकाल के देख लो 2-3 का, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें वैलेंसी कितनी होगी इसकी 1, है ना। लिथियम 2,1 1 इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रखेगा तो इसकी वैलेंसी भी 1, है ना। 2,8,1 फॉर सोडियम, 2,8,1 फॉर पोटेशियम, ठीक है। इसी तरह रुबिडियम में भी 1 आएगा, सीजियम में भी 1 आएगा और फ्रांसियम में भी 1 आएगा। तो वैलेंसी फैक्टर इन सबका कितना 1, ठीक है। तो ग्रुप 1 का वैलेंसी फैक्टर 1। सिमिलर मैनर में मैं बात करूं ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 की कौन कौन आता है ग्रुप नंबर 2 में बता सकते हो सर। बेरिलियम से शुरू होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आगे भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ऐसे करता हूं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, ऐसे याद रखते हैं बच्चे। तो चलो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना 2, क्यों, इन सबकी वैलेंसी कितनी है 2, निकाल के देख लो। बेरिलियम होता है 2,2, मैग्नीशियम होता है 2,8,2, कैल्शियम होता है 2,8,2। क्लियर हो रही है बात मेरी। तो वैलेंसी फैक्टर कितना 2। अब ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक छोड़, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक छोड़, वो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम आएंगे, है ना। उनके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, टेंशन नहीं, उनके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ दो। ग्रुप नंबर 13 पे आओ, ग्रुप नंबर 13 पे आओ। तो ग्रुप नंबर 13 में पहला मेंबर कौन होता है हमारा, वो होता है ना बोरोन, है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये होते हैं, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अच्छा एक बात बताओ, बोरोन का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सर 2,5 व्हिच इज इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं मैं 3 थोड़ी, वैलेंसी कितनी होगी इसकी 3, इक्वल्स टू 3 नहीं होगा, वैलेंसी 3 होगी, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा इसका सर, जो इसकी वैलेंसी वही इसका वैलेंसी फैक्टर। क्लियर हो रही है बात मेरी, कोई दिक्कत यहाँ पर 2,3 होता है भाई, 2,3, आई एम सॉरी, वैलेंसी अभी भी 3 होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम 2,8,3 वैलेंसी फैक्टर इसका भी कितना 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी 3, इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि ग्रुप नंबर 13 के सारे मेंबर्स का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 3, अगर ये एटॉमिक फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में। मैं एटम्स की बात कर रहा हूं, याद रखना ये बात, ठीक है। कि मेरे को केवल एल्यूमिनियम का पूछा, है ना, मेरे को केवल पूछ लिया बोरोन का, मेरे को केवल पूछ लिया मैग्नीशियम का, एटम्स का कैसे निकालोगे वैलेंसी फैक्टर, ये बात कर रहा था मैं। जैसे मैं बात करूं ग्रुप नंबर 14 की, तो कार्बन से शुरू होता है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन आ गया, और उसके बाद लेड आ गया,
ठीक है, काशी गए शंकर प्रभात, याद करेंगे बाद में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का लिखूं तो 2,4, सिलिकॉन का लिखूं तो 2,8,4, सबकी वैलेंसी कितनी है 4, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 4। ग्रुप नंबर 14 का वैलेंसी फैक्टर 4। इसी तरह ग्रुप नंबर 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, है ना, ऐसे याद रखते हैं, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी और बिस्मुथ। अब सुनो यहां पर नाइट्रोजन का लिखा मैंने 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस का लिखा 2,8,5, ठीक है, आर्सेनिक के भी लास्ट में 5 आएगा यहां भी, तो इन सब का वैलेंसी कितना हो गया सर? वैलेंसी हुआ इनका 3। अरे अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर रखेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको वैलेंसी की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर रखेगा, वैलेंसी कितनी होगी इसकी 3, वैलेंसी 3 होगी तो n फैक्टर भी कितना होगा सर 3। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 की बात करूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और स्टाइल से टीओ, टेलुरियम और पोलोनियम, इन सब का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सर 2। क्यों? इन सब की वैलेंसी कितनी होती है 2, निकाल के देख लो। ऑक्सीजन की 2,6, 2 होगी ना, और ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की जो वैलेंसी होती है बाकी सबकी वही होती है। क्लियर होती है बात मेरी? मैं बात करूं हेलोजेंस की, हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, बड़ा ही खूबसूरत ग्रुप है ये पूरी पीरियोडिक टेबल का। अच्छा 2,9, 2,7, 2,8,7, 2,8,7 इस तरह से आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 18 आएगा यहाँ पर, मुझे बताओ इन दोनों की वैलेंसी कितनी है? 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। क्लियर हो गई बात मेरी? ग्रुप नंबर 18 जिनको आप नोबेल गैस कहते थे, उनकी वैलेंसी कितनी होगी 0। उनका ऑक्टेट पूरा होता है ना, तो उनका वैलेंसी फैक्टर भी कितना होगा 0, इसलिए उनके लिए हम इक्विवेलेंट मास की बात नहीं करते। क्लियर है बात मेरी? बात कहां से करेंगे? वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इतना क्लियर आप लोगों को हुआ होगा, है ना, इतना क्लियर आप लोगों को हुआ होगा कि एटम्स की वैलेंसी कैसे निकालोगे। एक्चुअली में एटम्स की वैलेंसी फैक्टर, एक्चुअली में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे? एक्चुअली में एटम्स की वैलेंसी ही क्या होती है? उनका वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है बात मेरी? अच्छा चलिए अब बात करते हैं एन फैक्टर ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स कुछ भी लिख सकते हो, है ना। सुनो, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम, है ना। जैसे अभी मैंने ऑक्सीजन एटम का वैलेंसी फैक्टर बताया आपको, मॉलिक्यूल का थोड़ी। ऑक्सीजन एटम का वैलेंसी फैक्टर कितना था 2, लेकिन अगर आपसे पूछ ले O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? किसका? O2 का। तो क्या करेंगे? अगर आपसे पूछ ले भाई कि मुझे बताओ कि Cl2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो क्या करोगे? F2 का पूछ ले, I2 का पूछ ले, N2 का पूछ ले, है ना, N2 का, तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना। एक ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना था 2 का कितना हो जाएगा 4। आ गई होगी बात समझ में? 2 का कितना हो जाएगा 4, डबल कर दो जस्ट, कुछ नहीं है इसमें, है ना। क्लोरीन है Cl2, तो एक क्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1। कितने क्लोरीन है यहाँ पे 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। आसान है, ठीक है। N2 की मैं बात करूं तो एक नाइट्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है सर 3, अभी निकाला था। 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 6। बोलो क्लियर? 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर 6। जैसे मैं बात करूं फास्फोरस की, अच्छा एक फास्फोरस का कितना होता है? एक फास्फोरस का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? अभी निकाला था हमने 3, नाइट्रोजन के ग्रुप में ही तो आता है। फास्फोरस नेचर में पाया जाता है P4 की फॉर्म में, ठीक है। जैसे N2 है, Cl2 है, O2 है, ये कितने एटम्स के साथ जुड़ के पाया जाता है? 4 एटम्स के साथ। क्लियर होगी बात मेरी? तो इसका वैलेंसी फैक्टर सर 3 × 4 which is equals to 12। P4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 12। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रही है। अच्छा जैसे मुझसे पूछ लिया सल्फर का वैलेंसी फैक्टर कितना है? एक सल्फर का कितना होता था 2, सल्फर इस फॉर्म में पाया जाता है S8, तो 2 × 8 which is equals to 16। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, समझ गए होंगे आप, है ना, कि किस तरह निकालेंगे एन फैक्टर पॉलीएटॉमिक का, कि एक एटम का हमें पता होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी एटम्स हैं उसके। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा तो इस तरह से आप पॉलीएटॉमिक स्पीशीज को निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं बात करूं लास्ट में सॉल्ट्स के बारे में। किसके बारे में? सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स का कैसे निकालोगे? तो मैंने आप लोगों को कहा था सॉल्ट्स पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या आप कह दो टोटल नेगेटिव चार्ज हो,
वही क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, उसी को हम क्या पढ़ेंगे उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे मैं बात करूं NaCl टूटेगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो Na प्लस दिया Cl माइनस दिया, है ना भाई, Na प्लस दिया और Cl माइनस दिया, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका 1। क्यों, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा 1। न्यूट्रल होता है ना ओवरऑल सॉल्ट ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। कुछ किताबें तो ये भी लिख देती हैं कि टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एलसीएम, टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एलसीएम इसका साइन वेक्टर होता है। एलसीएम भी तो वही आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, है ना। तो आप एक चीज याद रख लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज, घबराना नहीं है ना। जैसे मैं बात करूं Na2SO4 किसमें टूटेगा सर 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया 2। क्लियर बात करें, नेगेटिव भी कितना आया 2। तो चाहे आप एलसीएम ले लें दोनों का और चाहे आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लें नेगेटिव चार्ज देख लें, एक ही बात है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका 2। क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा, जैसे मुझसे कहा Al2, ये एग्जांपल देखना, Al2SO4 का फॉस्फोरस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। तो तोड़ोगे इसको कैसे टूटेगा 2Al3 प्लस और ये देगा क्या 3SO4 2 माइनस, ऐसे तो टूटेगा नहीं, ठीक है। कितना है पॉजिटिव चार्ज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो +6, नेगेटिव भी कितना है -6। अब एलसीएम ले लो, चाहे पॉजिटिव देख लो चाहे नेगेटिव देख लो, आप तो पॉजिटिव चार्ज को पकड़ लो, ठीक है। कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड विल बी इक्वल्स टू इट्स वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 6। क्लियर होता है इतना, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एक और सॉल्ट ले लेते हैं NaHCO3, तो देखो जरा इसमें टूटेगा Na प्लस H प्लस और CO3 2 माइनस में, तो कितने नेगेटिव चार्ज कितना है 2 माइनस, पॉजिटिव चार्ज कितना है ओवरऑल 2 प्लस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो निकाल सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, दोनों का एलसीएम देख लो, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा, अब बात करें कि सब कैटायन और एनायन हो तो भैया कैटायन और एनायन का चार्ज ही उनका वैलेंसी फैक्टर होगा। देखो बात समझना, एक एक पॉइंट याद रखना है सब में आपको। मैंने कहा अगर आपके पास कोई कैटायन है या आपके पास कोई एनायन है अकेला, जैसे आपसे केवल पूछा कि CO3 2 माइनस का वैलेंसी फैक्टर बताओ, सोच रहे नहीं है, इसका जो चार्ज है वो इसका वैलेंसी फैक्टर है। वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 2, ठीक है। जैसे मुझसे कहा O2 माइनस का वैलेंसी फैक्टर बनाओ, O का नहीं O2 माइनस का, अल्लो ऑक्सीजन का भी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, बिल्कुल सही बात है। O2 माइनस का भी कितना होगा 2, ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। क्लियर बात नहीं, जैसे आपसे पूछ ले O माइनस का, अब 2 नहीं होगा, अब कितना होगा 1। क्लियर होगी ना बात मेरी। जितना चार्ज होगा किसी कैटायन पर या किसी एनायन पर, वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। क्लियर है बात मेरी। जैसे मैंने भी ऑक्सिलेट आयन बनाया था C2O4 2 माइनस, तो बता सकते हो उसका वैलेंसी फैक्टर 2, ठीक है। जैसे मैं बात करूं Mg2 प्लस की, तो कितना होगा 2, लेकिन अगर कहीं लिखा मिल जाए Mg+, होता नहीं है, मान लो मिल जाए कभी, तो कितना 1। क्लियर है बात मेरी। जैसे मैं बात करूं NH4 प्लस की, अमोनियम आयन कहते हैं इसको, इसका वैलेंसी फैक्टर बताओगे 1। वेरी गुड। जैसे मैं बात करूं Cl माइनस की, कितना होगा 1, ठीक है। जैसे मैं बात करूं Pb3 माइनस, कितना होगा 3। क्लियर है बात मेरी। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन विल बी इक्वल्स टू इट्स वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। तो हमने वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखा एसिड्स के लिए बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके, बेसिस के लिए, है ना। हमने वैलेंसी फैक्टर निकाल के देखा सॉल्ट्स के लिए, फिर हमने एटम्स के लिए निकाला, हमने मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकाला, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के लिए, ठीक है। फिर साथ साथ हमने कैटायन और एनायन पर भी निकाला। अभी हम वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे रेड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। तो शायद वीडियो का लेंथ आज बहुत ज्यादा हो गया होगा, है ना, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना। जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज की। अब एक बात मेरी आप ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना काम कंप्लीट कर लें। कुछ बच्चे हैं जो बहुत पीछे हैं, पता नहीं वो क्यों पीछे हैं। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, है ना, मैं बार बार इंटरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ इस बात को कि ये चैप्टर आपके बहुत काम का है।
अभी मैं आगे कंसंट्रेशन टर्म शुरू करूंगा 1 या 2 लेक्चर के बाद, शायद अगले लेक्चर के बाद कंसंट्रेशन टर्म्स ही में शुरू करूं, तो वो आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे। बिना मोल कंसेप्ट के कंसंट्रेशन टर्म समझना या इक्विवेलेंट कंसेप्ट के एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं अपन नॉर्मेलिटी, उसे समझना मुश्किल है, मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल है। तब तक आप पीछे का नहीं सीखोगे, आप आगे नहीं जा पाओगे, है ना। तो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, आपको जरूरत है। कुछ बच्चे हैं जो सीरियस नहीं है, अभी भी सोच रहे हैं कि छुट्टियां चल रही हैं, है ना। आपकी कोई छुट्टियां नहीं है, ठीक है, आपकी कोई छुट्टियां नहीं हुई, स्कूल्स ऑफ है, पढ़ाई ऑफ नहीं है, पढ़ाई चल रही है ना। और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, कंसल्ट कर सकते हैं। और कंसल्ट नहीं करेंगे तो आप उस प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, आज शाम तक आपके जो भी डाउट्स हैं, है ना, वो मुझे एक पेज पर लिखे हुए आ जाने चाहिए, है ना। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें वो सारे डाउट्स लूंगा जो आज से पहले के आप लोगों के हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन मुझे मिले भी हैं, है ना। कल शाम को एक बच्चे ने दिए थे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कि 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी उसे, है ना। तो बेटा वो क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है और ये कंसेप्ट थोड़ा अलग चल रहा था। तो कल के लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट को रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर पढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लूंगा, वरना मैं एक अलग वीडियो उनके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा, आप पढ़ाई करें, है ना। केवल स्कूल्स ऑफ हैं, पढ़ाई ऑफ नहीं है, पढ़ाई चल रही है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, 11th क्लास में आ गए हैं आप, यहाँ से आपके कंसेप्ट या तो बनना शुरू हो जाएंगे या बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से या तो आपको ये सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल लगने लग जाएंगे या बहुत आसान लगने लग जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ाई करते हो और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करना आपको, आधा घंटे का वीडियो होता है, उसके बाद अगर आप आधा घंटा 45 मिनट 40 मिनट दे दोगे सब्जेक्ट को, 50 मिनट दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आपको स्कूल में 6 घंटे पढ़ना होता था, घर पे अब आपको ओवरऑल 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 2-2-2.5-3 घंटे में शायद सारी वीडियोस खत्म हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज बी सीरियस, है ना, और पढ़ाई करें। थैंक यू।